हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज हम जिस राज्य की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम राज्य नहीं है। वैसे आम तो कोई राज्य नहीं, सभी राज्यों की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन ये राज्य भारत में होने वाली किसी भी बात या घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। ये श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध की जन्मभूमि है, तो कबीर और महावीर का कर्मस्थल। यहीं पर गंगा शिव में समाहित हुई है और यहीं की मिट्टी से लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे सपूतों ने जन्म लिया है। इस राज्य की धरती ने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता की राह इसी राज्य से होकर गुजरती है। ये राज्य देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। तो वहीं आर्थिक मुद्दों में भी ये सबसे आगे है। ये अपनी गंगा जमुनी तहजीब और अपनी नजाकत के लिए सारी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। भारत के उत्तर मध्य में बसा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये राज्य जितना नएपन से भरा है उतना ही ऐतिहासिक भी है। उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ये वैदिक काल के कई महान ऋषि मुनियों जैसे भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा। आर्यों की कई पवित्र पुस्तकें भी यहीं लिखी गई। भारत के दो महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत की कथा भी इसी क्षेत्र पर आधारित है। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। जब आर्यों ने इस सरजमीन पर कदम रखा और वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ, तभी से यहां का इतिहास मिलता है। आर्य सिंधु और सतलज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी भाग की ओर बढ़े। इन्होंने यमुना और गंगा के मैदानी भाग और घाघरा क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यवर्त अथवा भारतवर्ष पड़ा। गंगा के मैदान के बीचों बीच अपनी स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश समूचे उत्तरी भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश का इतिहास बेहद प्राचीन और बेहद दिलचस्प है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उस इतिहास से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में किताबों में बहुत कम जानकारी है। तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक सफर पर। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पन्नों को पलटें तो हम पाते हैं कि इसकी शुरुआत पुरातात्विक काल से होती है। पुरातात्विक अन्वेषणों ने अब के उत्तर प्रदेश की प्रागैतिहासिक सभ्यता पर नई रोशनी डाली है। प्रतापगढ़ में पाई गई मानव खोपड़ियों के अवशेष लगभग 10,000 ईसा पूर्व के हैं। पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद की बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी और चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से मिले हैं। इसके साथ ही कबीर नगर जिले में लहरादेव इलाके में प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहां से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल मिले हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्यों की बात करें तो मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से उत्खनन में औजार और हथियार मिले हैं। वहीं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हड़प्पा काल के साक्ष्य भी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराने हड़प्पा शहर पाए गए। आलमगीरपुर गंगा यमुना में पहला स्थल था जहां से हड़प्पा कालीन अवशेष प्रकाश में आए थे। इसके अलावा मेरठ, सहारनपुर, जौनपुर, आगरा, अलीगढ़, हरदोई, मुजफ्फरनगर, बदायूं, मथुरा, फैजाबाद, एटा, बरेली, वाराणसी, सहारनपुर, मथुरा, कन्नौज, बुलंदशहर, बलिया और इलाहाबाद में भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आगे वैदिक साहित्य और दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत से इस क्षेत्र के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य गंगा के मैदान का वर्णन करते हैं, वहीं महाभारत की पूरी गाथा हस्तिनापुर के आसपास घूमती है, जबकि रामायण में भगवान राम का जन्मस्थान अयोध्या है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्थित इतिहास की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में होती है, जब उत्तर भारत में 16 महाजनपद वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, जिनके नाम है कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। इसी दौरान उत्तर प्रदेश ने भगवान बुद्ध के आगमन और बौद्ध धर्म के प्रसार को देखा। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश सन्यासी जीवन व्यतीत किया था। भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। चौखंडी स्तूप यहां उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से मिले थे। इसी कारण
उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। वहीं अगर हम शासकों की बात करें तो पहली शताब्दी से छठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर प्रदेश मौर्य, कुषाण, गुप्त, वर्धन वंश, गुर्जर प्रतिहार के शासकों के नियंत्रण में रहा। उत्तर प्रदेश का विकास मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम 330 से 380 ईसा पूर्व के काल में देखने को मिला। इसके बाद 268 से 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक ने यहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक काल के दौरान कला और वास्तुकला अपने चरम पर थे। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्ध स्तूपों और मूर्तियों का निर्माण करवाया। इस काल में कला का एक नया अध्याय शुरू हुआ। पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाणों ने एक ऐसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की जिसमें उत्तरी भारत के अधिकांश भाग के अतिरिक्त मध्य एशिया के कुछ प्रदेश भी शामिल थे। भारतीय संस्कृति के इतिहास में कुषाण काल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कुषाणों के संरक्षण में भारत ने धर्म, कला, साहित्य, दर्शन आदि के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की। कुषाण शासकों के प्रयासों से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रसार के लिए मध्य और पूर्वी एशिया के द्वार खुले। कुषाणों ने उन परिस्थितियों में लगातार 2 सदियों तक उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत पर शासन किया। कुषाण काल में मथुरा कला का विस्तार हुआ। मथुरा कुषाण नरेशों की राजधानी रही है। साथ ही वो उत्तर भारत का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी रहा है। कुषाण शासक कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव का शासनकाल मथुरा कला का स्वर्णिम काल रहा है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का शासन रहा। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने लगभग 330 से लेकर 380 ईस्वी तक इस सरजमीन पर शासन किया। उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगभग 380 से लेकर 415 ईस्वी तक यहां पर राज किया। गुप्त काल के दौरान ही हिंदू कला का भी काफी विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य को तोड़ने वाले हूणों के आक्रमण के बाद गंगा यमुना दोआब ने कन्नौज का उदय देखा। एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। इन्होंने कन्नौज के पास स्थित अपनी राजधानी से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद उनका साम्राज्य कई राज्यों में बिखर गया, जिसके बाद इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष विकसित हुआ, जिसमें पश्चिम और उत्तर क्षेत्र से गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, पूर्व से बंगाल के पाल साम्राज्य और दक्षिण में दक्कन में आधारभूत राष्ट्रकूट साम्राज्य शामिल थे। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज के नियंत्रण के लिए पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग को सफलतापूर्वक चुनौती दी और पराजित कर 2 राजछत्रों पर कब्जा कर लिया। कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का केंद्र बन गया। अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष के दौरान अधिकतर उत्तरी भारत पर इनका अधिकार रहा। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था, जिससे हिंदू और इस्लाम धर्म के पास आने से एक नई मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मध्यकाल को। मिडीवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। भारत में 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, लेकिन उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासक स्थापित हुए, जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल राजवंश और दूसरे शासकों को हराया। बता दें कि गढ़वाल राजवंश ने 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया था। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के राजा जयचंद पर आक्रमण किया था। भारत में मोहम्मद गौरी के साथ ही मुस्लिम शासक का आरंभ हुआ था। हालांकि उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जिसने भारत में दास वंश की स्थापना की और अधिकारों पर कब्जा किया। उसने 1210 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी ने दास वंश के अंतिम सुल्तान को उखाड़ फेंका और दिल्ली के सुल्तानों का खिलजी वंश स्थापित किया, जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। खिलजी और तुगलक साम्राज्य में उत्तर प्रदेश भी शामिल था। तुगलक वंश के पतन के बाद शर्की वंश की स्थापना हुई। शर्कियों ने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो 1 शताब्दी से कम समय तक रही। इस वंश को 1479 ईस्वी में सुल्तान बहलोल लोदी ने पराजित किया। 1414 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की बागडोर सैयद और लोदी राजाओं के हाथों में रही। सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान 1504 ईस्वी में
आगरा को उपराजधानी का दर्जा दिया गया। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा। लगभग 600 सालों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य ने 200 सालों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया, जो अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैला हुआ था, जिसकी शक्ति उत्तर प्रदेश में केंद्रीकृत थी। चौसा के युद्ध में मुगल राजा हुमायूं को सूरी वंश के राजा शेर शाह सूरी ने हराया और उत्तर प्रदेश पर सूरी वंश का राज शुरू हो गया। शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी ने अपनी राजधानी के रूप में ग्वालियर से शासन किया। इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु ने हेमू के लिए दिल्ली पर शासन करने का रास्ता खोल दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल वंश के सबसे प्रमुख राजा अकबर ने हेमू से सत्ता छीन ली और एक बार फिर दिल्ली पर मुगलों का शासन शुरू हुआ। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर से लेकर औरंगजेब और आलमगीर का काल था। इनमें सबसे प्रमुख शासक अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक था, उन्होंने आगरा में अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, जो अपनी आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। शाहजहां ने आगरा और दिल्ली में भी आर्किटेक्चर की दृष्टि से कई इमारतें बनवाई थी। बात चाहे सल्तनत काल की हो या फिर मुगल काल की, हर समय में उत्तर प्रदेश प्रासंगिक रहा। अकबर ने तो उत्तर प्रदेश की माटी को अपना सब कुछ मान लिया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद में जो किले बनवाए थे, उसी की नींव पर मुगल वंश सैकड़ों साल तक बना रहा। इसके अलावा सल्तनत काल में संभल हो या आगरा जौनपुर, सभी में उत्तर प्रदेश ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। इक्ता व्यवस्था का प्रशासन रहा हो या फिर सल्तनत काल की आर्थिक शक्ति, सभी जगह उत्तर प्रदेश की चर्चा मिल जाती है। मुगल साम्राज्य ने उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति से मिलीजुली एक नई संस्कृति का विकास किया। इस संस्कृति के जन्मदाता अकबर ही थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में आर्किटेक्चरल, लिटरेचर, पेंटिंग और म्यूजिक एक्सपर्ट्स को नियुक्त किया था। लेकिन धीरे धीरे हिंदुत्व और इस्लाम के टकराव ने कई नए विचारों को जन्म दिया था और उनका विकास किया था। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का विकास हुआ। जब उत्तर प्रदेश आधुनिक भारत के पड़ाव पर पहुंचा, तो उत्तर प्रदेश का अलग ही रूप देखने को मिला। यहीं से उत्तर प्रदेश ने अपने लिए अलग कहानी लिखनी शुरू कर दी। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अगले 50 सालों तक दिल्ली की गद्दी पर कुल 8 मुगल शासकों ने शासन किया। 1757 तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। इस दौरान अवध और रुहेल 2 ऐसे क्षेत्र बन गए जो शक्ति के संघर्ष को, और अवध और रुहेला ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन दोनों के विद्रोह को देखते हुए बाकी राज्यों ने भी वर्चस्व के लिए दिल्ली में मुगलों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया। इधर 17वीं शताब्दी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के दक्षिणी भाग में एंट्री कर ली थी और अब वो उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे थे। 18वीं शताब्दी में आते आते मुगल सत्ता का पतन हो गया। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर भारत में अपनी जड़ें जमाने लगी। उसने शुरुआत में विभिन्न साम्राज्यों से शक्तियां छीनकर उन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत एकजुट कर दिया। इसमें नवाबों के प्रांत अवध, ग्वालियर के सिंधिया और नेपाल के गोरखा शामिल थे। 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया और एक नई प्रेसिडेंसी का निर्माण किया, जिसे आगरा प्रेसिडेंसी कहा गया। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ही हुई थी। ये क्रांति लगभग 1 साल तक चली और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहेब, तात्या टोपे आदि अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। 1858 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपना पड़ा। 1880 ईस्वी के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ उत्तर प्रदेश का प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में भी सबसे आगे रहा। इस प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू,
मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनैतिक नेता दिए। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। आम बोलचाल में इसे यूपी कहा जाने लगा। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ बना दिया गया और प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक हाईकोर्ट बेंच स्थापित की गई। इसी दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो धीरे धीरे पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया। लेकिन चौरी चौरा गांव में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन रोकना पड़ा। इसके साथ ही संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान इन्हीं प्रांतों में सबसे अधिक रेलवे, नहर और संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहां आधुनिक शिक्षा और वेस्टर्न कल्चर को भी बढ़ावा दिया। इसी के तहत यहां पर 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बाद में 1935 में इसका संक्षिप्त नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस प्रचलित हो गया। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली और यूनाइटेड प्रोविंसेस एक नए लोकतांत्रिक भारत का महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया। 2 साल बाद इसकी सीमा के पास स्थित टिहरी गढ़वाल और रामपुर स्वतंत्र राज्यों को यूनाइटेड प्रोविंसेस में शामिल कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। लेकिन सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन कर एक नए राज्य उत्तराखंड की स्थापना की गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में अशांति विकसित हो गई थी। इस क्षेत्र के लोगों को लगा कि इतनी ज्यादा जनसंख्या और इतने बड़े एरिया के कारण लखनऊ में बैठी सरकार उन पर ध्यान नहीं देगी और उनकी देखरेख नहीं कर सकेगी। व्यापक बेरोजगारी, गरीबी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे ने उनके असंतोष में योगदान दिया। 1990 के दशक में एक अलग राज्य की उनकी मांग में तेजी आई। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में एक हिंसक घटना से आंदोलन बढ़ गया, जब पुलिस ने राज्य समर्थक प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जहां बहुत से लोग मारे गए। अंत में नवंबर 2000 में उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से अलग कर एक नए राज्य का गठन किया गया। 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की गौरव गाथा। ये मुगलों के परचम, पतन और अंग्रेजों के आगमन का गवाह बना। यहां की मिट्टी ने अंग्रेजों की गुलामी देखी है, तो इसी मिट्टी से क्रांति की चिंगारी भी उठी है। उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा से सोना उगलने वाली रही। तभी तो अंग्रेजों ने बंगाल हाथ में आने के बाद भी उत्तर प्रदेश पर कब्जा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। स्वतंत्रता के बाद से राज्य ने भारत के भीतर एक प्रमुख भूमिका बनाए रखी है। इस राज्य ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, आयन लेडी इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी तक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास से अगर कुछ अनकहे किस्से आपको भी मालूम है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें।